पहले तो निवाड़ी से शुरू करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ज़रूर ज़रूर। क्यों कटा टिकट? लेकिन ठीक है, अब जो भी उनका निर्णय रहा हो कि मैं कहीं ना कहीं उस भागीदारी में प्रबलता से ना पहुंच पाई हूँ। भोपाल जाकर जब टिकट कटा तब भोपाल जाकर जो गुस्सा उस दिन हमने देखा, सारे लोगों ने देखा, वहाँ के भोपाल के प्रदर्शन के जब वीडियो आए, उस गुस्से में और आज की स्थिति में बहुत फर्क आ गया है कि आप एक बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी में रहे जिला उपाध्यक्ष, आप उनको प्रमुखता से आप टिकट देते हैं। जो कार्यकर्ता होकर के अन्य जो और भी प्रत्याशी और दावेदारी कर रहे थे वहाँ कांग्रेस से, उन लोगों पर आपने किसी पर विश्वास नहीं जताया। तो ठीक है, हम अपनी इच्छाओं को मारते हुए जो हमारे शीर्ष नेतृत्व ने निर्णय लिया है हम उसको स्वीकारते हैं। तो ये जो डील हुई है उसी डील का प्रसाद है कि आपको प्रदेश महामंत्री? तो मैंने नहीं करी, मैं तो सीधा जो है मुझे कहा कि ये अब बदलना संभव नहीं है, संभावनाएं नहीं हैं और अब फिर से जो है विरोध उत्पन्न होगा, या मेरी क्षमता को उन्होंने परखा कि मुझे रोशनी को प्रदेश का महामंत्री बना के या बुंदेलखंड की जिम्मेदारी हम उनको दे सकते हैं। फिर वो अमित राय से कैसे बात बनी और क्या वाकई में बात बन गई है कि सिर्फ ऊपरी तौर पर भी दिखाया जा रहा है कि बात बन गई? देखिए, बात बनने और ना बनने का तो कोई सवाल नहीं है, मैं सीधी सी बात ये कहती हूँ। अच्छा, आपकी राजनीति में ये जो अचानक परिवर्तन आया है उस पर भी एक सवाल तो बनता है। भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत काम कर रही थी आप उस क्षेत्र में, और आपकी जो राजनीति की शैली थी, जिस तरह से राष्ट्रवाद पर, धर्म पर आप बहुत मुखर होकर बोलती रहीं, फिर अचानक क्यों दिल टूट गया भाजपा से? भारतीय जनता पार्टी की धर्म की और राष्ट्रवाद की राजनीति क्या है वो तो हमने उसमें रहकर ही जाना। गंदगी भी है तो हमें राजनीति में उतरना पड़ेगा और उसको साफ सुथरा करना पड़ेगा। सवाल का जवाब अभी भी आ नहीं रहा है, इतनी सारी भूमिका बन गई, क्यों दिल टूटा? वो राजनीति की जो शैली थी, हाँ, वो तो भाजपा में फिर क्या खराब लगने लगा? आज भारतीय जनता पार्टी का वो चरित्र नहीं रह गया है। बिल्कुल। कांग्रेस के पास इन सवालों के जवाब कैसे खोजेंगी? क्या संभावनाएं कांग्रेस के साथ देख रही हैं खुद के लिए? पर भारतीय जनता पार्टी ने कभी बातों को सुना नहीं। मैंने उनको ये, आप मुख्यमंत्री जी से कभी बात होगी तो पूछना, मैंने बोला था कि रोशनी यादव पूरे बुंदेलखंड इलाके में बतौर स्टार प्रचारक खूब प्रचार प्रसार कर रही हैं, लेकिन निवाड़ी से गायब हैं। क्या वहाँ दीपनारायण यादव के प्रति कोई सहानुभूति है? उनको जितवाना चाहती हैं इसलिए बाहर हो गई हैं? चूंकि जिम्मेदारी और दायरा बढ़ा दिया गया है, इसलिए मैं अगर सोचूं कि मैं पूरा समय वहां दे दूं तो ये मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। ऑफलाइन के साथ साथ आप ऑनलाइन भी काफ़ी लोकप्रिय हैं। सारे सोशल प्लेटफॉर्म पर आपके खूब वीडियो चलते हैं, आपके खुद भी आप अपने पेज पर बहुत एक्टिव रहती हैं। तो इस टूल को कैसे यूज़ कर रही हैं? खुद कर रही हैं कि कोई टीम कर रही है? और उस दर्शकों को, उन लोगों तक पहुंचने के लिए कैसे प्लान करती हैं और कहां से ये प्रेरणा मिली कि इस टूल को यूज़ किया जाए? टीम बस ये है कि पूरे मध्य प्रदेश और आसपास के जितने भी मेरे प्रशंसक हैं उस चीज़ को ज़्यादा शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, तो उस वजह से वो लोकप्रियता बढ़ी हुई है। इसके पीछे कोई टीम नहीं है, ये स्वतः ही जो लोकप्रिय कह लें, मेरा भाई देखता है, हेमंत यादव छोटा मेरा भाई है, अभी तक उसने ही पूरा संभाला हुआ है। अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो रोशनी यादव कहीं ठीक ठाक सत्ता के किसी केंद्र में होंगी, किसी मंडल, किसी निगम में होंगी? इस तरह की कोई डील कमलनाथ से हुई है कि नहीं? मैंने सिर्फ अगर कमलनाथ जी को कहा भी है तो सीधे शब्दों में ये कहा है कि मैंने कांग्रेस पार्टी राजनीति विचारों का माध्यम होती है और विचार के साथ भाषा का अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार बहुत अच्छा बोलने वाले नेता कम समय में बड़े नेता बन जाते हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और इन चुनावों में ऐसे ही अच्छे भाषण देने वाले नेताओं को जनता सुनना भी चाह रही है और सोशल मीडिया पर भी उनके लिए एक ट्रेंड है। हम बात कर रहे हैं इस वक्त मध्य प्रदेश की प्रदेश महामंत्री बनाई गई रोशनी यादव से। रोशनी यादव पहले निवाड़ी विधानसभा से खुद के लिए टिकट चाह रही थी, लेकिन इन वक्त पर उनका टिकट काट दिया गया। इसके बाद कांग्रेस ने उन्हें प्रदेश में एक बड़ा पद दिया और इस पद के साथ उन्हें अब पूरे बुंदेलखंड में बतौर स्टार प्रचारक उतार दिया गया है। वे बुंदेलखंड के इस हिस्से में बहुत सारी सीटों पर जाकर सभाएं कर रही हैं और जनता के बीच उनकी भाषण की शैली काफ़ी लोकप्रिय हो रही है। उनसे इस इंटरव्यू में बात करेंगे और तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। बहुत स्वागत है पहले तो आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। पहले तो निवाड़ी से शुरू करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जरूर जरूर। क्यों कटा टिकट?
देखिए, अब ये हमारे लीडर्स का जो भी सोचना विचार करना रहा हो, पर मैं मानती हूँ कि टिकट के दावेदार के लिए प्रत्याशी होना ये तब तय होता है जब आपके क्षेत्र के माता पिता और भाई बहन आपकी मांग करते हैं कि मेरे बीच में एक ऐसा नेता होना चाहिए। तो उस चीज़ों को स्वीकारते हुए मुझे लगा कि मैं भी एक दावेदार हूँ और हमने बहुत अच्छा उम्दा प्रदर्शन किया। कांग्रेस की वहाँ बहुत ही स्थिति बहुत पुअर रही, लेकिन आज उस मायने तक और वहाँ तक हमने पहुँचाया कि आज एक अच्छा जनाधार निवाड़ी में देखा गया, कांग्रेस के प्रति लोगों में उत्साह देखा गया और आज पूरे मध्य प्रदेश में एक बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा के साथ एक मैसेज चल रहा है कि कांग्रेस की सरकार आएगी। लेकिन ठीक है, अब जो भी उनका निर्णय रहा हो कि मैं कहीं ना कहीं उस भागीदारी में प्रबलता से ना पहुंच पाई हूँ, तो ठीक है, पार्टी का जो निर्णय है वो स्वीकार है। भोपाल जाकर जब टिकट कटा तब भोपाल जाकर जो गुस्सा उस दिन हमने देखा, सारे लोगों ने देखा, वहाँ के भोपाल के प्रदर्शन की जब वीडियो आए, उस गुस्से में और आज की स्थिति में बहुत फ़र्क आ गया है। लोग ये जानना चाह रहे होंगे कि रोशनी यादव का गुस्सा खत्म कैसे हुआ, ये ठंडा क्यों पड़ा? देखिए, गुस्सा उस दिन भी नहीं था। नाराज़गी अपने बड़ों से इस बात की होती है कि जो निवाड़ी को लेकर के जो निर्णय लिया गया था, तो वो निर्णय इस बात से लोग दुखित थे, इस बात से आहत थे कि आप एक बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी में रहे जिला उपाध्यक्ष, आप उनको प्रमुखता से आप टिकट देते हैं। जो कार्यकर्ता होकर के अन्य जो और भी प्रत्याशी और दावेदारी कर रहे थे वहाँ कांग्रेस से, उन लोगों पर आपने किसी पर विश्वास नहीं जताया। और अगर पार्टी सर्वे, चाहे कोई भी पार्टी हो, जो कहती हैं कि हम सर्वे के आधार पर, संगठन की रिपोर्ट के आधार पर टिकटों को तय करते हैं, और ये आपने हमेशा सुना होगा कि बड़े लीडर्स यही एक भूमिका रखते हैं, एक सिनेरियो रचते हैं। तो जब इस सिनेरियो को फिट किया गया, तो उस सिनेरियो में जो एक कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं है, मैंने भी कांग्रेस को ज्वाइन किया तो बहुत पहले ज्वाइन किया, पूरे संगठन को हम लेकर के पहुँचे और कार्यकर्ताओं में भी एक परिवार की तरह संबंध इस्टेब्लिश किया, बनाया। उस चीज़ को लोगों ने स्वीकारा और अन्य भी वहाँ दावेदार के जो प्रत्याशी थे, पुराने लंबे समय से जो प्रयास करते आ रहे हैं, तो नाराज़गी इस बात की थी कि इन सारे लोगों पर आपने विश्वास नहीं किया और आपने एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया। भाई, उससे व्यक्ति विशेष से किसी की लड़ाई नहीं थी, लेकिन लीडर से इस बात की नाराज़गी थी कि आपने किस पैमाने पर, किस आधार पर ये टिकट दिया है और हम सबका क्या कसूर है। मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि वो नाराजगी फिर कम कैसे हुई? तो मैंने कहा वो नाराजगी, देखिए, कम क्या है कि कार्यकर्ताओं में जोश था। हमने उस चीज़ को स्वीकारा भी कि ठीक है, पार्टी ने जो निर्णय किया, पर कार्यकर्ता इस बात को स्वीकारने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा हम इस बात का विरोध जताएंगे। आपने लगातार देखा होगा कि हमारे द्वारा नहीं, लेकिन कार्यकर्ताओं के द्वारा कई पुतले फूके जा रहे थे, विरोध किया जा रहा था। और जब कार्यकर्ताओं से वो विरोध की आवाज़ उठ रही थी, तो नेता का ये दायित्व बनता है कि अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़े होकर उनकी बात को वहाँ तक पहुँचाना। तो हमने लगातार वो प्रयास किया, शीर्ष नेतृत्व तक बात पहुँचाई और आज चूँकि कार्यकर्ता भी इस बात से संतुष्ट हुए कि हमें कांग्रेस के लिए काम करना है, हम उनके कार्यकर्ता हैं। हमने बरसों से हमें प्रताड़ित किया गया, कल भी प्रताड़ित किया गया, आज भी हो रहे हैं। अगर एक माहौल मध्य प्रदेश में सकारात्मक आज बन रहा है तो ठीक है, हम अपनी इच्छाओं को मारते हुए जो हमारे शीर्ष नेतृत्व ने निर्णय लिया है, हम उसको स्वीकारते हैं। और चूँकि मैंने भी जब से कांग्रेस का दामन थामा है, जहाँ भी रही हूँ 100% रही हूँ, तो अब एक कांग्रेस के कार्यकर्ता के नाते और एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, तो मुझे लगा कि इस बुंदेलखंड की बेटी होने के नाते मेरी उपयोगिता इस रूप में ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि अगर निवाड़ी से मेरा टिकट होता तो शायद मैं इतनी उपयोगी ना होती। मैं एक क्षेत्र का तो ये जो डील हुई है, उसी डील का प्रसाद है कि आपको प्रदेश महामंत्री? तो मैंने नहीं करी, मैं तो सीधा जो है, मुझे कहा कि ये अब बदलना संभव नहीं है, संभावनाएं नहीं हैं और अब फिर से जो है विरोध उत्पन्न होगा और अब टाइम भी बहुत कम है। तो ठीक है, मैं तो अपने कार्यकर्ताओं के साथ वापसी आ गई थी। ये मेरे शीर्ष नेतृत्व ने और ये उन्होंने तय किया कि मेरी उपयोगिता या मेरी क्षमता को उन्होंने परखा कि मुझे रोशनी को प्रदेश का महामंत्री बना के या बुंदेलखंड की जिम्मेदारी हम उनको दे सकते हैं। शायद ये हमारे एक अच्छी कार्यकर्ता बन के उभरेंगी और लोगों में योजनाएं जाके, जो बीजेपी आज तक जिस तरीके की नकारात्मक ऊर्जा फैलाती आ रही है, तो रोशनी को हम बढ़ावा दे सकते हैं। अमित राय से कैसे बात बनी? पहले दिन तो बड़ी नाराज़गी उनके खिलाफ भी थी, फेसबुक पर वॉर चल रहा था, ऑनलाइन भी वॉर चल रहा था, तो
फिर वो अमित राय से कैसे बात बनी, और क्या वाकई में बात बन गई है कि सिर्फ ऊपरी तौर पर भी दिखाया जा रहा है कि बात बन गई? देखिए, बात बनने और ना बनने का तो कोई सवाल नहीं है। मैं सीधी सी बात ये कहती हूँ कि भाई मैं कांग्रेस की एक कार्यकर्ता हूँ और जब से पार्टी के साथ खड़ी हूँ तो पूरी ईमानदारी के साथ और सच्चाई के साथ, और मध्य प्रदेश की जो आज भविष्य की लड़ाई और निवाड़ी ज़िले की, टीकमगढ़ की, चूँकि मुझे पूरे बुंदेलखंड का दायित्व दिया है, तो उस दायित्व से और पार्टी की कार्यकर्ता होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि अगर नाराज़गी हो भी तो मैं उस नाराज़गी को पटल पर ना रखते हुए मैं कांग्रेस के लिए समर्पित होकर काम कर रही हूँ। और मेरी प्रयास मेरा यही है कि मेरा निवाड़ी भी जीते, पृथ्वीपुर भी जीते, टीकमगढ़ मेरा पूरा जिला जीते और बुंदेलखंड में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हम पूर्ण बहुमत के साथ ले अच्छा, जाएं। आपकी राजनीति में ये जो अचानक परिवर्तन आया है उस पर भी एक सवाल तो बनता है। भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत काम कर रही थी आप उस क्षेत्र में, और आपकी जो राजनीति की शैली थी, जिस तरह से राष्ट्रवाद पर, धर्म पर आप बहुत मुखर होकर बोलती रहीं, फिर अचानक क्यों दिल टूट गया भाजपा से? देखिए, भाजपा को जिन सिद्धांतों से या उनकी विचारधारा और अनुशासन की जो भागीदारी हमेशा से रही है, और उन सब चीज़ों को देख कर के मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी, क्योंकि इससे पहले मैं समाज सेवा में जुड़ी रही हूँ। मैं लगातार काम करने वाली हूँ, मुझे बस काम चाहिए और जनता के बीच में जाके उनकी मदद करना, उनके सुख दुख में उठना बैठना मेरा सिर्फ यही कर्तव्य है। और मैंने अपने जीवन को, आज मैं आपके चैनल पे भी बोल रही हूँ कि मैंने राजनीति और सेवा के लिए खुद को समर्पित कर दिया है। तो अब हम किसी भी डायरेक्शन में, चाहे हम किसी पार्टी बैनर के नीचे काम करें, और जब समाज सेवा में मैं काम कर रही थी तब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि क्षेत्र में जा के जो क्षेत्र की गंभीर समस्याएं होती हैं, लोगों की समस्याएं होती हैं, विकास के कुछ काम गढ़ने होते हैं, तो आपको प्रतिनिधि बनना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको किसी सदन में उसकी आवाज़ को रखना होता है, चाहे वो जिला पंचायत का सदन हो, विधानसभा का, संसदीय क्षेत्र, कोई भी सदन हो, तो आपको बात रखने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। तब ये तय हुआ कि हमें राजनीति में जाना पड़ेगा। तो राजनीति के बारे में भी बहुत चर्चे सुने कि भाई राजनीति गंदी है, ऐसी है, वैसी है, तो मुझे लगा कि ये तो लोगों का बाहरी कहना है, लेकिन अगर गंदगी भी है तो हमें राजनीति में उतरना पड़ेगा और उसको साफ सुथरा करना पड़ेगा। और जब तक अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग राजनीति में एंटर नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि जो समाज सुधारने का जो वातावरण है वो बन नहीं पाएगा। तब मुझे लगा कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है, क्योंकि मैं भी भारतीय जनता पार्टी की धर्म की और राष्ट्रवाद की राजनीति क्या है वो तो हमने उसमें रहकर ही जाना, पर मैं भी बहुत आस्था और धर्म को बहुत मानने वाली हूँ, क्योंकि हमारे बुंदेलखंड आस्था का क्षेत्र है और मेरे माता पिता। सवाल का जवाब अभी भी आ नहीं रहा है, इतनी सारी भूमिका बन गई, क्यों दिल टूटा? वो राजनीति की जो शैली थी, हाँ, वो तो भाजपा में फिर क्या खराब लगने लगा? पहले भाजपा जो दीनदयाल उपाध्याय के पद चिन्हों पर चलकर गरीब को एक अच्छे पायदान पे पहुंचाने की जो बात करती है, आज भारतीय जनता पार्टी का वो चरित्र नहीं रह गया है। ये केवल जो है बोलने में कुछ और है, पर अंदर चूंकि मैं भी रही हूँ तो अंदर की पोल कुछ और है, और उस पोल को मैं जानती हूँ, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी नीति और नेता केंद्रित आधारित पार्टी हो गई है। अब वो कार्यकर्ताओं की पार्टी नहीं रही। आज पूरा कार्यकर्ता जो मेरे क्षेत्र का है वो लगातार प्रताड़ित हो रहा है, उनकी बात नहीं सुनी जाती है। केवल और केवल कार्यकर्ताओं का उपयोग इवेंट कार्यक्रम, जब पार्टी के कार्यक्रम, हर महीने कार्यक्रम चलते हैं, बस कार्यकर्ताओं को केवल परेशान किया जाता है। अगर कोई कार्यकर्ता खिलाफ में बोलता है कि मेरा विधायक यहाँ क्षेत्र का ये है, मंत्री वो है, और ये काम हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, तो उन कामों की सुनवाई नहीं होती। मैं जब स्वयं जिला पंचायत सदस्य हुई, पूरे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, मेरा शीश पटल कार्यकर्ताओं ने साथ दिया, लेकिन नेताओं ने भरपूर विरोध किया। उस पर भी मेरा शीर्ष नेतृत्व लगाम नहीं लगा पाए कि एक पार्टी की कार्यकर्ता चुनाव लड़ रही है तो किस बात का आप विरोध कर रहे हैं। उसके बाद क्षेत्र के कामों की फाइलें आप देख सकते हैं कि मैं मुख्यमंत्री जी से डायरेक्ट कई बार मिलने गई हूँ, फाइलें काम की लेके गई हूँ, लेकिन उन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं, और आज तक एक काम नहीं हुआ। जिला पंचायत सदस्य के खाते में 1 रुपये नहीं डाला गया। तो जो इनकी प्रतिद्वंद्विता की जो शैली, विरोध की शैली जो भारतीय जनता पार्टी की निखर के आ रही है कि अब केवल उन्होंने नेता पे फोकस कर दिया है, तो कार्यकर्ता हताश होके जो महिलाओं की ये बात करते हैं कि हम महिलाओं को सम्मान देने का, महिलाओं को सशक्त करने की आवाज़ उठा रहे हैं, तो टीकमगढ़ और निवाड़ी आज भी आप देखें, इन्होंने आज भी टिकट का बंटवारा जो किया है, एक भी महिला पे विश्वास नहीं
किया। और ये महिलाओं की लाडली बहनों की बात करते हैं, वहीं कांग्रेस पार्टी ने 2 बहनों को मैदान में उतारा है और सागर संभाग से कई बहनों को टिकट दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी केवल झूठ, अब इनका झूठ, चूँकि मैं तो उस परिवार में रही हूँ तो मैंने देखा है कि किस तरीके से झूठ फैलाने का काम करते हैं। आप देखिए कि जो जनता को मदद देने के लिए काम करना चाहिए, और ये भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी है कि सबसे ज़्यादा जो जनता के द्वारा जो टैक्स का जो पैसे आते हैं वो सारा पूरा प्रचार प्रसार में बर्बाद करते हैं। आप कितने इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, पूरे सिस्टम को आप अस्त व्यस्त कर रहे हैं। जो पहले राजनीति थी कि भाई ठीक है, एक नेता जाता है, एक टेंट लग गया, फर्श बिछ गया और फर्श पे, लेकिन अब जो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि अर्श और फर्श की, अब वो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति नहीं रह गई। अब उनकी रह गई है राजमहल और गद्दे और सोफों पर बैठने की राजनीति। तो जिस तरीके से ये मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड को बर्बाद करने में लगे हुए हैं, जब मुझे लगा कि ये कहीं यहाँ गरीबों के हित की बात करने वाले नहीं हैं, केवल उनको भ्रमित, बुंदेलखंड ही आप देख लें, बुंदेलखंड में मोदी जी के 2 मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर दिए हैं, और 4 राज्य मंत्री, शिवराज सिंह जी के मध्य प्रदेश के 4 मंत्री अभी हमारे टीकमगढ़ में भी बनाए, और 1 प्रदेश अध्यक्ष। इतना सब कुछ होने के बाद बुंदेलखंड के बड़े बड़े पैकेज देते हैं। आज खुद आप देख लें कि बुंदेलखंड की 20 साल से, लगभग 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ना तो यहाँ की आर्थिक व्यवस्था सुधरी है। जब भी आप कहीं बुंदेलखंड का नाम लेते हैं तो हमारे जहन में एक पिक्चर बन जाती है कि बुंदेलखंड, अच्छा वो बुंदेलखंड जो पिछड़ा हुआ है, जहाँ से लोग पलायन करते हैं, दिल्ली और ग्वालियर भागते हैं। तो आज इतने लोग होने के बाद भी, इतनी सरकार सत्ता में बैठे हुए मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष होने के बाद, आज बुंदेलखंड का पैकेज नेता स्वयं डकार जाते हैं। वो पैकेज का काम कहाँ दिख रहा? खजुराहो एक बड़ा पर्यटन स्थल है, आज वहाँ पे क्या ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं जहाँ हम पर्यटन को लुभा सकें? कल भी जो व्यवस्था थी वो आज व्यवस्था है। आर्थिक व्यवस्थाएं बिल्कुल चरमराई हुई। इरिगेशन की हम बात कर लें, इरिगेशन का ढांचा बिल्कुल कैन बेतवा, कब से ये राग गाए हुए हैं, लेकिन आज तक क्या किसान के खेत तक पानी पहुंचा? नहीं पहुंचा। तो ये मेडिकल, यहीं छतरपुर पे मैं भी आई हूं जब बीजेपी में थी, 2 बार इन्होंने नारियल और शिलान्यास फोड़े और उसके पत्थर लगवाए, लेकिन वो कहाँ गया मेडिकल कॉलेज? तो कितने झूठे वादे करेंगे और केवल इतनी घोषणाएं करते हैं, लेकिन वो घोषणाएं पटल पे नहीं दिखती। आज लाडली बहना योजना लेकर आए, जब कांग्रेस ने कहा कि नारी सम्मान के रूप में सभी बहनों को मैं 1500 रुपये देने का बात करूंगा और उनको सम्मान स्वरूप, ये नहीं कि मैं कोई लालच दे रहा हूं, तो इन्होंने कहा उसका तोड़ क्या होना चाहिए? लाडली बहना तो हज़ार रुपये दे करके जो है बहनों को खरीदना शुरू कर दिया। वही बहनें सवाल कर रही हैं, और ये रोशनी बहन भी सवाल कर रही है भारतीय जनता पार्टी से कि जब कोरोना में जो बहनें मर रही थीं और बुंदेलखंड की बहनें दिल्ली में मजूरी करने के लिए, ग्वालियर, हर जगह झांसी में मजूरी करने जा रही थी, तब आप वो बहनों को अगर 1-2 हज़ार रुपए देते, तब लगता कि आपका बड़ा दिल है। आप लाडली बहनाओं के हितैषी लाडले शिवराज भैया हैं या प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, तब कहाँ चले गए थे? तो इन सवालों के जवाब अगर उनके पास हों तो ये जवाब अब उनसे नहीं मिले तो छोड़ दिए, कांग्रेस के पास इन सवालों के जवाब कैसे खोजेंगी? क्या संभावनाएं कांग्रेस के साथ देख रही हैं खुद के लिए? देखिए, मेरे लिए तो कोई संभावना दिखे या ना दिखे, पर मैं बुंदेलखंड की बेटी होने के नाते और पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ मैं अपने हक की लड़ाई लड़ूंगी। महिलाओं की आवाज़ बनूंगी, हमारे युवा तरुणाई के जो साथी हैं उनकी आवाज़ बनूंगी। मेरे बुंदेलखंड के माता पिता किसान हैं, चूँकि मैं भी एक सामान्य किसान परिवार से आती हूँ, और मुझे पता है कि वो रात दिन खेत में मेहनत मजदूरी करके, पसीना बहा करके कैसे जो है अपनी जीवन को चलाते हैं। मुझे कांग्रेस से ये उम्मीद है कि जब कांग्रेस का लंबा समय वो मैंने दौर देखा है, चूँकि मेरा बचपन रहा होगा, लेकिन माता पिता और ये सब बताते हैं कि कभी महंगाई के बोझ से किसान माँ बाप दबे नहीं हैं, उनके पेट की भूख को मिटाया जा सकता था। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने इतनी महंगाई बढ़ा दी है कि हर चीज़ पे, कि गरीब आदमी दाल तो कभी खरीद के खा नहीं सकता। सरसों के तेल का छौंका माएँ भर भर के लगाया करती थी, लेकिन आज नाप के लगाना पड़ता है। तो इतनी महंगाई बढ़ा दी। पेट्रोल डीजल के आप दाम देख लें, जहाँ पेट्रोल का दाम 50 रुपये लीटर मिला करता था, लेकिन आज 100 पार हो गया। कितनी हर चीज़ में इन्होंने महंगाई बढ़ा दी। तो इस महंगाई का तोड़ क्या है? और आपको वो दृश्य याद होगा कि जब मोदी जी की सरकार 2014 में आनी थी, तो यही वहाँ दिल्ली में
पूरी भारतीय जनता पार्टी नाच नाच कर और सिलेंडर स्मृति ईरानी जी सर पे रख के संसद में बोल रही थी कि ये 450 रुपया का सिलेंडर, ये महंगाई डायन खाए जाते हैं, अगर महंगाई डायन को भगाना है तो मोदी जी को लाना है। अब क्यों वो नाच नहीं रहे हैं? आज कोरोना के समय में 1200 रुपये का सिलेंडर मिल रहा था, आज भी 1100 रुपये का सिलेंडर है। अब चुनाव आ गया तो 200 रुपये कम कर दिए। तो महंगाई कौन बढ़ा रहा है? और कांग्रेस सरकार कह रही है कि मध्य प्रदेश में सरकार आती है तो 500 रुपया का, पहले भी 465 और 450 रहा है, फिर से हम 500 रुपये सेटल कर देंगे। तो जो महंगाई बढ़ा करके भारतीय जनता पार्टी एक तरफ महंगाई बढ़ा रही है और दूसरी तरफ योजनाएं, झूठी घोषणाएं करके केवल गरीब जनता को भ्रमित करने का काम कर रही है। तो इस बुंदेलखंड की बेटी रोशनी यादव ने ये दायित्व लिया है कि कांग्रेस की एक सच्ची सिपाही बनके और एक बेटी के दायित्व को निभाते हुए मेरे बुंदेलखंड के माता पिता और युवाओं के भविष्य, मेरे भाई बहनों को जगाने का काम करूंगी। क्योंकि देखिए, कोई किसी का घर नहीं पाल सकता, ये मैं भी कहती हूँ। सरकारों की प्रतिबद्धता ये होनी चाहिए कि जो हमारा ये जो घरेलू दायरा है, जिससे हमारी सुचारू रूप से हमारा जीवन चलता है, उस पर बोझ नहीं पड़ना चाहिए, उस पर मार नहीं होना चाहिए। आज ये किसानों की बात करते हैं, कभी भारतीय जनता पार्टी ने किसानों की कर्ज माफ़ी की बात की? जब 15 महीने के लिए कांग्रेस की सरकार बनी, 27 लाख किसानों का कर्जा माफ़ किया। हमारे निवाड़ी में भी कई किसानों की पहली किस्त 50,000 की डल चुकी थी, लेकिन वो मौका ही नहीं मिला। इन्होंने सरकार को तोड़ ताड़ के और शिफ्ट कर दिया। ये गौशाला की बात करते हैं, गौ माता की बात हम शुरू नहीं करते। मतलब मैं भी भारतीय जनता पार्टी में रही, गौ माता को मैंने प्रणाम किया और हमें ये संस्कार सिखाए जाते हैं कि कोई भी अच्छा काम होता है, धार्मिक कार्य होता है, तो हम 36 कोटि के देवताओं को दर्शन करते हैं गौ माता में। तो आज भारतीय जनता पार्टी को ये सवाल, और ये हम हमेशा कहते रहे, पर भारतीय जनता पार्टी ने कभी बातों को सुना नहीं। मैंने उनको ये, आप मुख्यमंत्री जी से कभी बात होगी तो पूछना, मैंने बोला था कि निवाड़ी में एक बहुत बड़ा बाड़ा बना के इन गौं की व्यवस्था कर दी जाए। ये पूरी गौ माताएँ मर रही हैं, हर रोज़ सड़क पे 1500 गौ माताएँ कुचली जाती हैं। तो हमारा दायित्व तो क्या बनता है? और ये कहते हैं कि हम सनातनी हैं, हम धर्मार्थी हैं। तो जो अन्य पार्टियों में, दलों में लोग हैं, तो क्या वो हिंदू और उनके हृदय में धर्म नहीं है, उनके हृदय में राम और कृष्ण नहीं है? लेकिन इन्होंने गौ माता के संरक्षण के लिए कोई काम नहीं किया। कांग्रेस 15 महीने रही, कमलनाथ जी ने 1100 गौशालाएँ बनवाई, हमारे निवाड़ी में भी बहुत अच्छे से बनी हुई हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सत्ता पलटी और उन्होंने उस गौशाला को नहीं चलाने दिया। और आज भी कांग्रेस वादा कर रही है कि गौ माता को किसान बांधेंगे और 2 रुपये किलो में हम उनका गोबर खरीदेंगे। तो ये जो चीज़ें, ये जो फ़र्क हम देख रहे हैं, और ये फ़र्क मेरे मध्य प्रदेश के युवा भाई बहन और मैं सब माता पिता को भी यही समझाना चाहती हूँ कि फ़र्क सिर्फ इतना है कि अगर हम पे महंगाई का बोझ ना पड़े तो हम अपने जीवन को हम स्वयं चला सकते हैं। हम किसी के मोहताज नहीं हैं कि हमें किसी को देखना पड़े। लेकिन अगर हमें लोकतंत्र और अपनी व्यवस्था बनाए रखनी है तो सबसे पहली चीज़ है कि महंगाई पे हमें नकेल लगानी होगी। अच्छा, एक सवाल थोड़ा सा वापस से निवाड़ी चलते हैं जी। रोशनी यादव पूरे बुंदेलखंड इलाके में बतौर स्टार प्रचारक खूब प्रचार प्रसार कर रही हैं, लेकिन निवाड़ी से गायब हैं। क्या वहाँ दीपनारायण यादव के प्रति कोई सहानुभूति है? उनको जितवाना चाहती हैं इसलिए बाहर हो गई हैं? नहीं, आपका ये सवाल गलत है, क्योंकि मुझे बुंदेलखंड में स्टार प्रचारक के तौर पर रखा गया है। तो शुरुआती समय 3 दिन का मैंने निवाड़ी में ही दिया। मेरे द्वारा नेंगवा कार्यालय का उद्घाटन किया गया, पुछी करगुआ कार्यालय का उद्घाटन किया गया, और 3 दिन लगातार, और 6 तारीख को भी मैं निवाड़ी में ही थी। कुंवरपुरा, ढिल्ला, सेंगवा, कई गाँवों में होकर आई हूँ। सिर्फ मौजूदगी की बात नहीं है। हाँ। उस इलाके में आपकी सहभागिता नहीं दिख रही है कि आप उस सीट पर कांग्रेस के लिए जितना फोकस करना चाहिए था आपको, शायद उतना नहीं कर रही हैं। नहीं, चूँकि जिम्मेदारी और दायरा बढ़ा दिया गया है, इसलिए मैं अगर सोचूं कि मैं पूरा समय वहाँ दे दूं तो फिर मैं छतरपुर और बिजावर या बड़ा मलेरा मैं केवल एक दिन का समय दे पा रही हूँ। 15 तारीख का मैंने कोशिश ये करी है कि कहीं भी मैंने कोई कार्यक्रम नहीं दिया ताकि मैं पृथ्वीपुर और निवाड़ी दे सकूं। तो ये मेरे लिए मुश्किल हो रहा है कि मैं कैसे दूं, लेकिन मैं लगातार कार्यकर्ताओं के संपर्क में हूँ, बैठकों के माध्यम से या किसी भी माध्यम से जितना समय मिलता है सुबह या सबसे बातचीत करके। तो मुझे लगता है कि अभी नेक टू नेक फाइट है और दिन प्रतिदिन हमारी कांग्रेस की स्थिति बहुत बेहतर हो रही है। अच्छा, बुंदेलखंड में आप काफ़ी दौरा कर रही हैं, तो ये जो 7-8 ज़िले हैं इस इलाके के, क्या सियासी संभावनाएं आपने यहाँ देखी हैं जाकर कांग्रेस के लिए? मुझे लगता है कि ये बहुत बुंदेलखंड में कांग्रेस का पहले भी बहुत अच्छा प्रभाव रहा है
और इस बार हम जो कल्पना करते हैं या जितना विश्वास लोग मुझ में जता पा रहे हैं, तो विजाबर हो चाहे बड़ा मलेरा हो, छतरपुर की बात करें, और यहाँ छतरपुर की 5 सीटें, और मुझे लगता है कि इस बार 6 पूरी मतलब छतरपुर ज़िले की बम्पर जीत होगी। और उसके बाजू में भी अगर हम जाके देखें, चाहे वो पन्ना की बात हो, पन्ना, पवई, गुन्नौर, तो यहाँ पे भी हमारी स्थिति बहुत बेहतर है। तो लगभग मुझे लगता है कि बुंदेलखंड में 26 सीटों में जो मेरा अनुमान लगाया जा रहा है कि हम 20 से पार होंगे, 20 से हमारी प्लस सीटें आएंगी, क्योंकि कार्यकर्ताओं में देखिए कहीं ना कहीं चयन के प्रति या जो प्रत्याशी हैं, थोड़ी बहुत हर किसी के अलग अलग ओपिनियन होते हैं, थोड़ी बहुत नाराज़गी होती है, लेकिन लोगों ने कांग्रेस को लेके पूरा विश्वास उन पे जता रहे हैं। कमलनाथ जी को एक मुख्यमंत्री के रूप में, और जो उनकी एक छवि निखर के आई है कि बहुत ही सच्चाई के साथ, और मध्य प्रदेश का भविष्य, चूँकि वो एक व्यापारिक उद्योगपति भी हैं और साथ में वो राजनीति के बहुत अच्छे राजनेता भी हैं, चूँकि उन्होंने आर्थिक कैबिनेट मिनिस्टर भी वो इकोनॉमी उसमें रहे हैं, तो उन्होंने बहुत बेहतर संभाला है। और एक छिंदवाड़ा का ज़िले का भी दृश्य अगर देखें, उस मॉडल को भी, तो लोगों पर उन पर जो विश्वास मजबूत हो रहा है, तो मुझे लगता है उस बहाव में जो एक सकारात्मक कांग्रेस के लिए एक जनाधार इस्टेब्लिश हो रहा है। और जनमत ने पहले भी, आपको याद हो, कि कांग्रेस को ही स्वीकारा था। लेकिन एक सवाल और जी, ये आप उन नेताओं में शामिल हैं जो इन दिनों काफ़ी टेक्नो फ्रेंडली हैं, मतलब आप ऑन द ग्राउंड जितनी लोकप्रिय हैं, ऑफलाइन के साथ साथ आप ऑनलाइन भी काफ़ी लोकप्रिय हैं। सारे सोशल प्लेटफॉर्म पर आपके खूब वीडियो चलते हैं, आपके खुद भी आप अपने पेज पर बहुत एक्टिव रहती हैं। तो इस टूल को कैसे यूज़ कर रही हैं, खुद कर रही हैं कि कोई टीम कर रही है, और उस दर्शकों को, उन लोगों तक पहुंचने के लिए कैसे प्लान करती हैं, और कहां से ये प्रेरणा मिली कि इस टूल को यूज़ किया जाए? देखिए, आजकल चूँकि सोशल मीडिया का ज़माना हो गया है, क्योंकि ये प्रेरणा मैं मानती हूँ कि इसमें भारतीय जनता पार्टी का तो योगदान नहीं रहा, चूँकि इन्होंने ये प्लेटफॉर्म दुरुपयोग करने के लिए दिया। दुरुपयोग करने के लिए ऐसा कि मोदी जी के मित्र हैं अंबानी जी, और उन्होंने एक जियो सिम लाया, और जो है एंड्रॉयड फ़ोन, जब हर किसी के हाथ में एंड्रॉयड फ़ोन का युवा एडिक्टेड हो गया है, तो मेरा सोचना ये है कि चूँकि मैं भी एक नेता हूँ, तो मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि उनके बीच में पॉजिटिव चीज़ें जानी चाहिए और अंतर समझ में आना चाहिए, तो मैं उसको एक पॉजिटिव रूप में इस्तेमाल करना चाहती हूँ। और मुझे लगता है सबको ये दायरा बनाना चाहिए कि हम बहुत गंदगी ना फैलाएं एक प्लेटफॉर्म पे, एक अच्छा मैसेज जाना चाहिए, क्योंकि हमारे देश के जो यंगस्टर हैं, अगर हम भविष्य देखते हैं, पढ़ने लिखने वाले लोग, आजकल बच्चे बच्चे के हाथ में भी मोबाइल हैं, तो वो एक दायरा मेंटेन करना चाहिए कि हम किसी भी तरह की गंदगी ना परोसें। और राजनीति में आजकल मर्यादाओं का बहुत उल्लंघन किया जाने लगा है, और आजकल लोग उसको सुनना भी पसंद कर रहे हैं कि आप किसी को गाली देते हैं तो वो ट्रेंडिंग पकड़ता है, लेकिन आप कुछ अच्छा बोलते हैं तो वो ट्रेंड नहीं करता है। तो मेरा प्रयास ये है कि हम एक नेता होने के नाते भी एक बहुत सभ्य भाषा का इस्तेमाल करें, और बहुत अच्छे से, अगर किसी विपक्ष में भी खड़े हैं तो पक्ष पे जब हम सरकार पे बार करें तो बहुत शालीनता के साथ बार करें और सच्चाई को रखें, क्योंकि सच्चाई को आज व्यक्ति स्वीकारने लगा है। तो ये जो मेरा सोशल मीडिया का पूरा जो मैनेजमेंट है, इसके पीछे कोई टीम नहीं है, ये स्वतः ही जो लोकप्रिय कह लें, मेरा भाई देखता है, हेमंत यादव छोटा मेरा भाई है, अभी तक उसने ही पूरा संभाला हुआ है, तो वो भी जैसे भी करता और जितना मुझे समय मिलता है तो मैं खुद यूज़ कर लेती हूँ, पर इसके पीछे कोई टीम नहीं है। टीम बस ये है कि पूरे मध्य प्रदेश और आसपास के जितने भी मेरे प्रशंसक हैं उस चीज़ को ज़्यादा शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, तो उस वजह से वो लोकप्रियता बढ़ी हुई है। एक वो शैली जो आपकी है, वो आमतौर पर भारतीय समाज में कवियत्रियों की वो शैली होती है जी। तो क्या कभी कुछ लिखना पढ़ना भी होता है, गायन या कविताएं लिखना, इस तरह का भी कुछ शौक है आपका? ज़रूर, मुझे लिखने का तो समय नहीं मिल पाता है, हाँ, लेकिन मन में अपने आप से ही जब मैं मंच पे खड़ी होती हूँ, ये मैं मानती हूँ कि शायद ईश्वर की कृपा हो कि कभी लिखा हुआ वक्तव्य मैं नहीं दे पाती हूँ। जब भी मैंने शुरुआत में ये कोशिश की है कि मैं बहुत सुंदर सा भाषण लिख के जाऊँ और मैं उसको देख करके पढ़ के बोल पाऊँ, चूँकि मैंने कई नेताओं को देखा, तो ये मेरे साथ कभी नहीं हो पाया। अगर मैं लिख के ले गई तो मैं कभी बोल ही नहीं पाई हूँ। तो जब मंच पे खड़ी होती हूँ, कृष्ण जी को, राम जी को याद करती हूँ, बालाजी को प्रणाम करते हुए, और बस हमेशा ये कहती हूँ कि मेरे मुंह से जो भी निकले
मेरे जनता के बीच में बस अच्छा मैसेज जाए कि उनका मुझे आशीर्वाद मिले और एक अच्छा संदेश उनके बीच में जाए। तो बस मंच पे जब बोलना शुरू करती हूँ तो यूं ही लोगों का आशीर्वाद मिलता है और उस शैली को चूँकि भजन थोड़ा बहुत मैंने गाया है और भगवान की कुछ पुराण की किताबें भी पढ़ती रहती हूँ जब समय मिलता है, तो मुझे लगता है कि उनसे आपको अच्छे शब्द सीखने को मिलते हैं और जब आपके पास अच्छे शब्द होंगे तो बुरे शब्द नहीं निकलेंगे। बस इतना दो और सियासी सवाल। अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो रोशनी यादव कहीं ठीक ठाक सत्ता के किसी केंद्र में होंगी, किसी मंडल किसी निगम में होंगी, इस तरह की कोई डील कमलनाथ से हुई है कि नहीं? नहीं, ये इस तरह की कोई डील नहीं रखी गई है। मैंने सिर्फ अगर कमलनाथ जी को कहा भी है तो सीधे शब्दों में ये कहा है कि मैंने कांग्रेस पार्टी और इस पूरे परिवार के साथ मैंने ज्वाइन किया है, तो जो मेरे कार्यकर्ता हैं और बस मेरे सम्मान को बरकरार रखिएगा, जो हमने विश्वास आप पे जताया है उस विश्वास को कभी खेद ना पहुँचे, बस उतना आप मुझे सम्मान दीजिएगा। बाकी आप मेरे लिए जो भी निर्णय लेंगे, पार्टी का हमेशा जो भी निर्णय होगा मेरे लिए मुझे स्वीकार रहेगा। छतरपुर विधानसभा में कल से आप लगातार दौरे कर रही हैं कई ग्रामों में। यहाँ पूर्व मंत्री ललिता यादव हैं जो जिन्हें भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है और आलोक चतुर्वेदी कांग्रेस से प्रत्याशी हैं। क्या यहाँ पर माहौल देखा है आपने नुक्कड़ सभाओं के दौरान गांव के लोगों से मिलते वक्त? और एक और इसी से जुड़ा सवाल कि आपको उन सीटों पर ज़्यादा उतारा जा रहा है जहां यादव मतदाताओं की संख्या ज़्यादा है, इस सीट पर भी काफ़ी मतदाता हैं और कांग्रेस को शायद ये लगता है कि वो मतदाता ललिता यादव के साथ जा सकते हैं, इसलिए उनके तोड़ के रूप में आपको लाया गया है 2 दिन के लिए। जी, देखिए, जो आपने बात कही है कि दोनों बीजेपी और पार्टी से हमारे जो प्रत्याशी हैं, मैं मानती हूँ कि ये सामाजिक, जब भी हम पार्टी के एक कार्यकर्ता और नेता होते हैं तो हमारा दायित्व ये होता है कि किसी भी तरीके से हमारी पार्टी का प्रत्याशी जीतना चाहिए। और आज मैं भी अगर छतरपुर के 2 दिन के दौरे पे हूँ तो मेरा भी कर्तव्य यही है कि मेरी पार्टी को, मेरे पार्टी का विधायक होना चाहिए, तो मेरा प्रयास वो है। अब ये चूँकि ये मैसेज एक परिवार के नाते कि चूँकि आप जिस समाज से जाते हैं उस समाज के परिवार के लोगों के बीच में बैठ के एक अलग से अपनापन फील होने लगता है और उनसे अगर आप अपनी बात रखेंगे तो चूँकि आज ये दौर चल रहा है कि कांग्रेस का ही दौर है, तो मैं तो अपने परिवार के लोगों को ये समझाने आई हूँ कि कहीं कोई ऐसा गलत निर्णय मत लीजिएगा, क्योंकि कांग्रेस की सरकार बनने वाली है और बहती गंगा में हम सबको हाथ धोना चाहिए ताकि गांव की तरक्की और विकास रुके ना। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। तो ये थी रोशनी यादव, कांग्रेस की प्रदेश की महामंत्री हैं और बतौर स्टार प्रचारक बुंदेलखंड में खूब दौरे कर रही हैं और राजनीति को अपने शब्द माधुर्य के साथ जो है लोगों तक पहुंचाने की कोशिश भी कर रही हैं। ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। इस इंटरव्यू में इतना ही। रोहित पाठक के साथ अंकुर यादव, नमस्कार।